Hello students, pleasure to have you in this channel. I'm your instructor and this lecture is presented by Lifeology by Doctor of Medicine. Today we will learn about chromosome and DNA, and here are some topics about this chapter. And if you want some other topic from this chapter and from the other chapter of biology, then just comment me down. Let's get started. The topic is morphology of chromosome, structure of chromosome, composition and organization of chromosome, nucleosome, string, chromatin fiber and supercoil. First of all, we'll learn about morphology of chromosome. So what is morphology? Morphology is about how it is made, what is the components. क्रोमोसोम आर थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. जो क्रोमोसोम होता है वो थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. क्रोमोसोम अपीयर इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एन इंटरफेस. क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में अपीयर होते हैं इंटरफेस के टाइम पे. इंटरफेस कौन सा फेज़ होता है? जब सेल डिवीजन होने से पहले हमारे पास एक फ़ेज़ आता है इंटरफेस, जिसमें हमारे पास जी फेज़, जी1 फेज़, जी नॉट फेज़ और एस फेज़ होता है. तो ये हमारे पास इंटरफेस जो होता है ये एक प्रिपरेटरी फेज़ होता है, और ये हमारे पास माइटोसिस या मियोसिस यानी कि सेल डिवीजन होने से पहले एक फ़ेज़ होता है जब हमें क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं न्यूक्लियस के अंदर. क्रोमोसोम्स अनकंडेंस हो जाते हैं, यानी कि ये आप फॉर्म देख रहे हैं, ये कैसी फॉर्म है? कंडेंस फॉर्म है. और जो क्रोमोसोम अनकंडेंस होंगे तो फॉर्म ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्रोमोटिन नेटवर्क. जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोटिन नेटवर्क. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमोटिड. क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है 2 स्ट्रैंड्स पर, जिसको कहते हैं क्रोमोटिड. यानी कि ये एक स्ट्रैंड हो गई, ये दूसरी स्ट्रैंड हो गई, और ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनको हम क्रोमोटिड कहते हैं. क्रोमोटिड इज कम्पोज्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अलॉन्ग विथ हिस्टोन्स प्रोटीन. यानी कि हमारे पास जो क्रोमोटिड होता है वो हमारे पास डीएनए का और हिस्टोन्स प्रोटीन्स का बना होता है. क्योंकि हमारे पास हिस्टोन्स प्रोटीन डीएनए में इसलिए होते हैं ताकि हमें डीएनए की जो लेंथ होती है उसको डिक्रीज़ करना होता है, रिड्यूस करना होता है, ताकि वो क्रोमोसोम्स में आराम से आ जाए. क्रोमोटिड कनेक्ट टू ईच अदर बाय सेंट्रोमेर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन. जो हमारे पास ये जो क्रोमोटिड्स हैं दोनों, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शंस के ज़रिए और सेंट्रोमेर के ज़रिए. ये हमारे पास जो बीच में होता है ये क्या होता है? ये दोनों क्रोमोटिड आपस में बीच में कनेक्टेड सेंट्रोमेर के थ्रू. सेंट्रोमेर हमारे पास एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी होती है, और ये हमारे पास एक प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन. दैट्स वाई 1 क्रोमोसोम हैज़ 2 आर्म. इसीलिए एक क्रोमोसोम, ये पूरा एक क्रोमोसोम है और इसके पास 2 आर्म है. 2 आर्म्स का मतलब हो गया कि इसके पास 2 क्रोमोटिड्स हैं. 2 क्रोमोटिड्स का मतलब हो गया एक क्रोमोटिड में हमारे पास एक डीएनए होता है, और हमारे पास 2 क्रोमोटिड में कितना डीएनए होगा? ऑफ कोर्स 2 डीएनए होगा. तो हमारे पास एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए होता है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट. मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार. क्रोमोसोम्स आर थिक एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. क्रोमोसोम थिक होते हैं और क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में दिखाई देते हैं जब इंटरफेस होता है. क्रोमोसोम अनकंडेंस हो जाते हैं और एक फाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको कहते हैं क्रोमोटिन नेटवर्क. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे पास 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनते हैं जिनको कहते हैं क्रोमोटिड. क्रोमोटिड कंपोज्ड हुआ होता है डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का. क्रोमोटिड कनेक्ट होता है एक दूसरे से सेंट्रोमेर के ज़रिए और प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के ज़रिए. अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स ऑल्सो कंटेन सम अदर पार्ट्स सच एज. क्रोमोसोम दूसरे पार्ट्स को भी अपने अंदर लेता है, जैसे कि सेकेंडरी यूनियन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव राइज टू न्यूक्लियर. यानी कि जब हमारे पास सेल डिवीजन होती है तो हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास सेकेंडरी यूनियन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है. अगर हम उनके पास न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो न्यूक्लियर फॉर्म नहीं होगा. तो हमारे पास न्यूक्लियर फॉर्म होने के लिए एक ही क्रोमोसोम में जो है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होनी, सेकेंडरी यूनियन या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है. क्रोमोसोम कंटेन करता है एक नो ब्लैक स्ट्रक्चर सैटेलाइट. क्रोमोसोम्स के पास नो ब्लैक स्ट्रक्चर होता है जिसको सैटेलाइट कहते हैं. ये एक नो ब्लैक स्ट्रक्चर है और इसको कहते हैं सैटेलाइट. सैटेलाइट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट. जो सैटेलाइट होता है हमारे पास इसके पास यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए होती है जिसको हम कहते हैं जंक डीएनए. यानी कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है उसके पास सैटेलाइट्स होते हैं. सैटेलाइट्स जो है वो यूजलेस डीएनए होता है और इस यूजलेस डीएनए को जंक डीएनए कहते हैं. टीलोमर प्रिवेंट करते हैं कि जो हमारे पास क्रोमोटिड है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने का काम किसका होता है? टीलोमर का. सेंट्रोमेरिक पोजीशन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम. जो सेंट्रोमेरिक पोजीशंस क्या हैं अब, यानी कि जो सेंट्रोमेयर्स की पोजीशंस क्या होती हैं पूरे क्रोमोसोम्स की लेंथ में? 4 पोजीशन होती है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. जो हमारे पास मेटासेंट्रिक होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है.
यानी कि सेंट्रोमियर जो होगा वो सेंटर में होगा। अब हमारे पास जो सब मेटासेंट्रिक है ये थोड़ा अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, यानी कि आप देख रहे हैं सेंटर से थोड़ा सा दूर है। एक्रोसेंट्रिक नियर द एंड होगा, यानी कि पूरा एंड पे नहीं होगा बल्कि नियर द एंड होगा, वो क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक होगा। टीलोसेंट्रिक यानी कि पूरा एंड पे होगा। सेंट्रोमियर लोकेटेड एट द एंड आर कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। हम यहाँ पे पोजिशंस देख लेते हैं। टीलोमर यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टीलोमर, ये टीलोमर होता है जो कि क्रोमोटिड्स को आपस में कनेक्ट नहीं होने देता। ये हमारे पास क्रोमोन्यूमेटा और फाइन जो हमारे पास डीएनए हो जाता है उसको हम कहते हैं क्रोमोन्यूमेटा। ये हमारे पास सेंट्रोमियर जो हमारे पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी होती है और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में ज्वाइन करता है, वो क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। और हमारे पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन आ गई। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को हम सेकेंडरी यूनियन भी कह सकते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन आ गई हमारे पास जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। क्रोमोसोम्स मेड अप टू 40% ऑफ डीएनए एंड 60% ऑफ प्रोटीन। क्रोमोसोम्स 40% ऑफ डीएनए एंड 60% ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 डीएनए मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमोटिड होता है, तो एक क्रोमोटिड के पास 1 डीएनए होता है, तो 2 क्रोमोटिड के पास कितने डीएनए होंगे, 2 डीएनए होंगे, ठीक है। डीएनए हमारे पास नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप यानी कि H2PO3-2 यानी कि नेगेटिव चार्ज हो गया। और इसीलिए इसके पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है कि ये हिस्टोन प्रोटीन से क्या करे, आके मिल जाए। हिस्टोन प्रोटीन से मिलने का मतलब है कि न्यूक्लियोसोम बनाएगा आके जाके, जो कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब एस फेज होता है तो डीएनए और हिस्टोन कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक दूसरे से, बट दे विल रिमेन टुगेदर आफ्टर डीएनए इज रिप्लिकेटेड। यानी कि इसमें कहा गया है कि जब आपके पास डीएनए रिप्लिकेट होता है तो एस फेज वो फेज होता है जो कि सिंथेसिस फेज होता है, जिसमें डीएनए रिप्लिकेट होना शुरू होता है। इस फेज में जो डीएनए और हिस्टोन होता है ये कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक दूसरे से और ये फिर वापस रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें मैं इसकी समरी बता देती हूँ। क्रोमोसोम्स 40% डीएनए का बना होता है, 60% प्रोटीन्स का। क्रोमोसोम के पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसीलिए इसके पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है कि ये हिस्टोन प्रोटीन से जाके कंबाइन हो जाए क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब एस फेज होता है यानी कि सिंथेसिस फेज होता है, इंटरफेस में होता है, ये इंटरफेस में होता है सेल डिवीजन होने से पहले। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है और हिस्टोन आपस में डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं ताकि डीएनए रिप्लिकेट हो सके, और जब डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है तो डीएनए हिस्टोन के साथ वापस ऑर्गेनाइज हो जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये सब इसमें बताया कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियोसोम बनेगा, देन न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बनेगा। तो हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। पहले हम न्यूक्लियोसोम देखेंगे। डीएनए आफ्टर रेप्लिकेशन, यानी कि जब डीएनए अपनी रेप्लिकेशन करवाता है एस फेज के अंदर तो हमारे पास एक बहुत बड़ी लेंथ आ जाती है, यानी कि इनॉर्मस लेंथ का डीएनए बन जाता है। तो डीएनए को जाहिर सी बात है क्रोमोसोम में क्रोमोटिड में मेंटेन रहने के लिए एक स्मॉल लेंथ में आना ज़रूरी है। तो डीएनए जो है वो बाइंड होना शुरू होता है एक हिस्टोन कोर के अंदर। हिस्टोन कोर यानी कि प्रोटीन के अंदर, यानी कि 200 न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए ड्यूप्लेक्स, यानी कि जो 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए ड्यूप्लेक्स में, यानी कि डीएनए ड्यूप्लेक्स में न्यूक्लियोटाइड्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन सिर्फ 200 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए ड्यूप्लेक्स से लिए जाएंगे और वो 8 कोर के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के आके कंबाइन होंगे और फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इस तरीके से डीएनए जो है वो कंबाइन होता रहेगा हिस्टोन कोर के अंदर और फिर ये क्या बना लेगा, एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बना लेगा जिसकी लेंथ 10 नैनोमीटर थिक होती है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बनेगा, ये जब हिस्टोन प्रोटीन आपस में कंबाइन होंगे तो आपस में जब ये कंबाइन होंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लिंकर डीएनए, यानी कि जो डीएनए आ रहा है लिंकर डीएनए के जरिए हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में कंबाइन रहेंगे और वो एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बना लेंगे। ये हो जाएगा न्यूक्लियोसोम। अब मैं आपको बताऊँ सिर्फ न्यूक्लियोसोम क्या होता है। जब आपके पास 200 न्यूक्लियोटाइड सिर्फ एक डीएनए ड्यूप्लेक्स से टस होंगे, यानी कि जब ये आपस में कंबाइन होंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेंगे किसके साथ, 8 हिस्टोन प्रोटीन कोर के साथ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसका नाम होगा न्यूक्लियोसोम। सही है। क्रोमेटिन फाइबर्स, व्हाट इज क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉइल अगेन अबाउट इट एक्स। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बना है ये फिर अपनी
अराउंड कॉइल होगा अपने ही एक्सिस में, और ये एक थिक फाइबर बना लेगा जो कि 30 नैनोमीटर का होगा, उसको कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग अपने ही, यानी कि ये एक बन गया पूरा न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। अब ये खुद ही कॉइल होता जा रहा है, कॉइल होता जा रहा है, और ये एक थिक फाइबर बना लेगा, ऐसा बस एक थिक फाइबर बना लेगा। ये एक जो थिक फाइबर बनाएगा इसको कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर के दो रीजन होते हैं, एक होता है हीट्रोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन। हीट्रोक्रोमेटिन जो होता है फॉल्स रीजन होता है, यूक्रोमेटिन ट्रू रीजन होता है। जो हमारे पास हीट्रोक्रोमेटिन होता है ये हाईली कंडेंस होता है, यानी कि बिल्कुल ऐसा कंडेंस स्ट्रक्चर मिलेगा ये आपको। और ये अनएक्सप्रेस रीजन होता है, यानी कि इसकी जीन्स जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगी और ये किसी भी जेनेटिक फॉर्मेशन में काम नहीं आएगा। जबकि जो यू क्रोमेटिन होता है ये ट्रू क्रोमेटिन होता है, ये नॉन कंडेंस फॉर्म में होता है, यानी कि ये जो है ये आपको ऐसे दिखेगा बस नॉन कंडेंस फॉर्म, यानी कि ये ज़्यादा कॉइल नहीं हुआ होगा। एंड द जीन ऑफ दिस रीजन इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस, और जो इस रीजन की जीन्स होंगी वो आपको एक्सप्रेसिव भी होंगी। ठीक है। सुपर कॉइल एंड क्रोमोटर। सुपर कॉइल क्या होती है कि जब सेल डिवीजन के दौरान आपकी कॉइलिंग हायर ऑर्डर की हो जाए क्रोमेटिन फाइबर की, और वो आपको सुपर कॉइल बना ले जिसकी जो नैनोमीटर है वो 300 नैनोमीटर हो, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन फाइबर की कॉइलिंग इतने हाई ऑर्डर की हो जाए कि वो सुपर कॉइल बना ले 300 नैनोमीटर का, तो उसको कहते हैं हम सुपर कॉइल। जबकि क्रोमेटिड्स क्या होता है कि सुपर कॉइल खुद से अराउंड इटसेल्फ कॉइल करेगा और वो इतनी थिकनेस बना लेगा 700 नैनोमीटर की कि वो क्रोमेटिड बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो टॉपिक भी आपको आगे पढ़ना हो, आगे सीखना हो, उसको मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, ओके, बाय।